एपिसोड 226 सेटिंग अ ट्रैप। अबीर बोलता है, ये सच हो या ना हो, वो जानने के लिए तुम्हें उसे टेस्ट करना ही पड़ेगा। नागाल एक रात का जानवर है, उसे अंधेरे में तो दिखाई देता ही है, लेकिन दिन में उसकी आंखें बहुत छोटी हो जाती हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि उसे फोटोफोबिया है। और फिर उसकी नजर आसपास खड़े चील पशु मानव पर जाती है। वो लड़ाई के लिए तैयार था। वो बोलता है, मुझे पता है कि उसका जहर खत्म कैसे करना है। ये सुनकर सभी चील पशु मानवों के कानों में दर्द होता है। अभी तक जो चील पशु मानव मरे थे, उनके ऊपर नागाल के दांतों के ही निशान थे। उन्हें फिजिकल चोट इतनी नहीं थी, लेकिन जहर ने ही उन्हें मार दिया था। अगर उसके जहर को खत्म करने का कोई तरीका होता तो वो लोग बच जाते। अबीर बोलता है, तुम सबको पता है कि एक बार मुझे नागाल ने काट लिया था। अबीर की आंखों से साफ दिख रहा था कि वो उस घटना को याद कर रहा है। वो आगे बोलता है, वो तो निया ने अपने पीछे स्नेक स्केल छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मैं बच गया था। उनमें से कोई पूछता है, क्या स्नेक स्केल से जहर खत्म हो सकता है? अगर कोई सांप आपको खा लेता है तो सांप को खा लेने से जहर का असर कम हो जाता है। ये वो बात है जो सभी पशु मानव जानते थे, लेकिन कई पशु मानव लकी नहीं होते हैं। जो लोग बच जाते हैं उनकी संख्या कम है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें सही पता नहीं होता कि सांप का कौन सा हिस्सा खाना है। अबीर बोलता है, रंग को देखकर लगता है कि वो स्केल नागाल का था। अगर तुम लोग उसे मारने में सफल हो जाते हो तो बाकी मरे हुए पशु मानव भी जिंदा हो सकते हैं। उन पशु मानवों में एक दबी हुई खुशी दिखाई दे रही थी। वो उनकी लड़ने की इच्छा बताने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो लीडर पूछता है, नागाल की और कमजोरी क्या है? अबीर बोलता है, अभी मुझे नहीं पता है। उस लीडर की नजर जल्दी से सभी पशु मानवों पर जाती है। तुरंत ही वो सबसे नजर मिला लेता है। अबीर उनके एक्शन का इंतजार नहीं करता और आसमान में उड़ जाता है। वो उस एरिया में उड़ता है जहां घेराव की जगह ज्यादा थी। लीडर बोलता है, जब तुम निया की रक्षा करोगे तब तो पहले तुम्हें ही मारना चाहिए। बोलते हुए वो अबीर की तरफ उड़ने लगता है। कुछ और पशु मानव भी उसी तरफ उड़कर अबीर के करीब आ जाते हैं। अबीर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अब उन्हें सिर्फ एग्जिट पॉइंट पर उजाला ही दिखाई देता है। वो उड़कर जंगल से निकलने में सफल हो गया था। एक बड़ा काला पंख आसमान से गिरता है। जैसे आग लगने के बाद आसमान में धुआं फैलता है, उसमें खून के धब्बे थे। जैसे वो आग अभी खत्म नहीं हुई है, उसमें अभी गर्मी बाकी है। चील पशु मानव तेजी से आते हैं। अभी रुकता नहीं है, लेकिन वो दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। अब उसकी काली पीठ पर कुछ पंजों के निशान बन गए थे। उसकी पूंछ पर तो इतना गहरा था कि उसके अंदर की हड्डी भी दिखाई दे रही थी। उसके घाव से मांस दिखाई दे रहा था। उसके पंखों में भी नमी थी। जब भी वो हिलाता था तो उसकी बॉडी में से खून गिरता था। फिर भी अबीर धीरे नहीं होता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके दुश्मन उससे कितने दूर हैं। वो बस इतना जानता था कि उसे सबसे आगे ही उड़ना है। उसके सामने सिर्फ एक ही दृश्य है, समुद्र और आसमान। लेकिन उसे अभी भी निया का हंसता हुआ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। निया की मुस्कुराहट बहुत चार्मिंग थी। अबीर को याद नहीं था कि उसने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से निया मुस्कुराने लगी थी। पहले उसके होठ सिकुड़ते हैं, फिर उसके होठों के किनारे ऊपर होते हैं, फिर उसके सफेद और नाजुक चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उसकी मुस्कुराहट से जुड़ी सभी यादें अबीर के दिमाग में बसी हुई थी। उसे जीना था। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो वो निया के साथ रह सकता है। अबीर फिर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और खून की धारा बहने लगती है। उसकी और उन चील पशु मानवों में दूरी और बढ़ जाती है। जब लीडर को लगता है कि अबीर और भी स्पीड बढ़ा सकता है तो वो रुक जाता है। फिर वो बाकी लोगों को बोलता है, ठीक है, अब उसे छोड़ो, हमें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। अभी मौसम अच्छा है तो जाओ पहले नागाल को मार दो। दूसरे पशु मानव जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। वो बोलता है, अबीर बहुत ज्यादा घायल हो गया है, वो बाद में निया की रक्षा नहीं कर पाएगा और हम निया को मार देंगे। दूसरा बोलता है, हाँ ये सही है। इस तेज चर्चा के बाद वो पशु मानव वापस लौट जाते हैं। अबीर को कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कब वापस चले गए। अचानक से उसकी आंखों के आगे काल आ गया और वो आसमान से नीचे गिर जाता है। फिर जब वो जमीन पर गिरता है तभी उसे होश आता है। जब वो गिरता है तो वो अपने पंख फड़फड़ाता है और जब वो जमीन पर आता है तो उससे धूल उड़ती है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन जा चुके थे। अब अबीर के अंदर शायद ही कोई सांस बची थी। वो जोर जोर से हाफने लगता है और अपना चेहरा नीचे कर लेता है। फिर वो ठोकरें खाकर उठता है। वो वापस उठने के लिए अपने पंख हिलाता है। उधर जंगल में नागाल रेंगता हुआ अपनी गुफा के बाहर निकलता है।
रात को उसे बड़ी अच्छी नींद आई थी, जिसकी वजह से आज उसमें काफी एनर्जी थी। उसके सामने 8-10 चील पशु मानव खड़े थे, लेकिन वो निडर दिख रहे थे। सुबह की उजाले की वजह से उसकी लाल आंखें इतनी छोटी हो गई थी कि वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रही थी। नागाल अपनी जबान बाहर निकालता है, तो अबीर ने इन लोगों को यहाँ आने के लिए मना तो लिया, आखिरकार वो अब इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो लीडर बोलता है, अबीर सच कह रहा था, इस नाग को फोटोफोबिया है। उनकी साइड में पशु मानव भी चुपचाप खुश हो रहे थे। वो चील पशु मानव पहले हमला करते हैं। पहले वो ऊपर उड़ते हैं और फिर तेजी से नीचे आते हैं। उनकी नजर नागाल पर ही थी। नागाल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, वो बस वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। जब वो पशु मानव उसके 10 मीटर की दूरी पर आया तो वो अचानक से हट जाता है। सिर्फ उसकी पूंछ से ही 10 चील पशु मानव उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी बॉडी सीधी कर लेता है और उसका मुंह उन्हीं की तरफ जाता है जो हमला करने वाले होते हैं। एक चीख के साथ उन पशु मानवों की जिंदगी खत्म हो जाती है। उन लोगों के बीच इतना अंतर नहीं था कि अगर उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती तो कुछ बदल जाता। उन चील पशु मानवों ने सोच रखा था कि ऐसा कुछ तो होगा। नाग पशु मानव तो होते ही हैं तेज। जब तक वो ऊपर से नीचे आते हैं तब तक वो नाग तैयार हो जाता है। इस वजह से पहले राउंड में वो लोग आगे नहीं रह पाए थे। वो लोग पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना और लोग फिर नाग पर हमला करते हैं। अगर उनकी जान देने से उनके साथियों की रक्षा हो तो फिर वो मौत से क्यों डरें? अगर वो लोग अपने साथियों की रक्षा करते हुए मरेंगे तो उनके साथी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। यही उनके लिए काफी था। नागाल की पूंछ पर उन चील पशुमानों ने कई बार चोंच मारी थी, फिर भी उसकी स्केल सख्त थी। उसको थोड़ी चोट भी लगी थी। नागाल ने सिर्फ अपनी जरूरी अंग बचाकर रखा था और अपनी बॉडी को उनके हमले से बचाकर उनको मार दिया। चील पशुमानव मरते जा रहे थे और हवा में उनके खून की खुशबू फैल रही थी। उधर पहाड़ों के नीचे अबीर इंसान बन गया था और उसने 2 मीटर के व्यास का पत्थर उठा रखा था, जिसके अंदर गहरा हरा ऑयल भरा था। वो उन्हें जमीन पर खाली कर रहा था। जैसे जैसे वो ऑयल आधी हरी और आधी पीली घास पर गिरता है तो समय समय पर वहाँ खून के छींटे दिखाई देते हैं। वो पूरा पहाड़ तेल से घिर गया था। बस सिर्फ जिस तरफ से हवा आ रही थी वही बची थी। अबीर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अभी भी पागलपन दिखाई दे रहा था। अनोखे ढंग से उसकी आंखों में आग जलती है। ये तो वैसा ही दृश्य है जैसे जब एप किंग के यहाँ जहरीले पेड़ को जलाया था। निया सच में समझदार है। तुम ये कभी नहीं जान पाओगी कि मैं इस मेथड का इस्तेमाल करके नागाल के साथ डील करूंगा। मुझ पर इल्जाम मत लगाना, मैं मजबूर हूँ। अगर नागाल जिंदा रहा तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। जंगल में जो हवा चल रही थी उसमें वनस्पति की खुशबू थी। कुछ पशु मानवों को मौका मिला तो वो गुफा में ही चले गए थे, क्योंकि आखिरकार उनका लक्ष्य तो निया ही थी। नागाल उनका पीछा करता है। अभी भी वहाँ 10 पशु मानव थे जिन्हें खत्म करना था। इसीलिए ये समय उनका जानने का नहीं था कि निया यहाँ नहीं है। नागाल रुककर अपनी जबान निकालता है और फिर हवा की दिशा में देखता है। एक पशु मानव पीछे से आकर नागाल की गर्दन में चोंच मार देता है। एपिसोड 227 कमिंग टू एन एंड। नागाल अपने तेज सेंसेस की वजह से आगे कूद जाता है और घातक हमले से बच जाता है। फिर वो वापस पलटकर उस चील पशु मानव को एक ही बाइट में खत्म कर देता है। गुफा के अंदर एक तेज पशु मानव चिल्लाकर बोलता है, ये निया नकली है, हमें ठगा गया है। वो पशु मानव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये सच में अबीर और स्नाग का प्लान था? तुरंत सभी लोग भाग जाते हैं। तुम जाना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि अब बहुत देर हो गई है। नागाल अपनी नजर जमाता है और गुस्से में एक और हमला करता है। लड़ाई के समय में नागाल और वो चील बहुत ही करीब थे, जिसकी वजह से नागाल के शरीर पर कई चोट लग गई थी। लेकिन उसका मतलब ये भी था कि अब वो चील पशु मानव भी भागकर नहीं जा सकता है। नागाल फिर अपनी पूंछ से कई पशु मानवों को हवा में उड़ा देता है। इसमें वो पशु मानव भी शामिल था जो बहुत दूर जाता है। अगले ही पल जो पशु मानव नागाल के करीब था वो उसे काट लेता है। वो इतना तेज था कि उसकी परछाई को भी पकड़ना मुश्किल था। वहाँ लगातार बस चील पशु मानवों के रोने की आवाज आ रही थी। पता नहीं कब पूरे पहाड़ पर कोहरा छा जाता है। वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। वो पूरा पहाड़ एक बड़ी भट्टी की तरह हो गया था। फिर वो बड़ा सांप खून से लथपथ गुफा से बाहर रेंगने लगता है। पूरी जमीन पर लाशें बिछी हुई थी और उसके सामने पूरा आग का समुद्र बन चुका था। जो आदमी वहाँ से दूर था वो भी इस आग की आवाज सुन सकता था।
गर्मी के मौसम के दौरान एक थोड़े से स्पार्क से भी आग लग सकती है, फिर उस ऑयल की वजह से कितनी होगी। आग की भयंकर लपटें उठ रही थी, जिसकी वजह से जंगल के पक्षी भी भाग नहीं पा रहे थे। जब भी वो उड़ने की कोशिश करते, ज्यादा तापमान की वजह से जल जाते हैं, फिर वो नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। नागाल पहाड़ पर चढ़ जाता है। उसकी आंखों की गहराई में लाल चमक थी, जिससे उसकी लंबी और पतली पलकें भी चमक रही थी। फिर जब उसे पता चलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से वो बच पाए, तो वो पेड़ का एक चक्कर लगाता है। फिर वो एक छोटे और मोटे पेड़ के नीचे रुक जाता है। एक पेड़ विशेष था। उसके तने के नीचे का भाग पतला था, लेकिन उसके ऊपर का भाग मोटा था। वो बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह लग रहा था। फिर वो अपनी पूंछ उठाकर उसके मोटे तने पर मारता है। ऊपर बहुत सारे रेजिन्स गिरते हैं। वो रेजिन गिरकर बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। वो अच्छे से हवा में लटक रहे थे। फिर वो ज्यादा वजन नहीं झेल पाता है और गिर जाता है। फिर नागाल पूरा इंसान बन जाता है और अपनी बॉडी सांप की तरह मोड़ लेता है। जब वो पेड़ गिरता है तो नागाल पूरा रेजिन में ढक जाता है। ज्यादा तापमान में वो रेजिन कड़क हो जाता है और फिर आग में डूब जाता है। निया के मुंह से निकलता है, हे भगवान, क्योंकि जिस पत्थर से वो चिलगोजे तोड़ रही थी वो उसकी उंगली पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और उसका चेहरा बन की तरह हो जाता है। ये क्या हो रहा है? उसके चेस्ट में भी तकलीफ हो रही थी और अचानक ये उसे क्या महसूस हो रहा है? फिर निया अपनी उंगली को देखती है, जो पत्थर लगने की वजह से लाल हो जाती है। उसकी आंखों से बेवजह आंसू बहने लगते हैं। उसके गालों पर भी नमी आ जाती है। वो जमीन पर आधी घुटनों पर और आधी जमीन पर बैठ जाती है। उसका पेट बड़ा होने की वजह से उसे झुकने में परेशानी हो रही थी। बहुत मुश्किल से वो अपने पैरों पर बने सांप के टैटू को देखती है। पता नहीं ये उसका भ्रम था या वो आग के पास बैठी थी, इसीलिए, पर उसके पैरों में आग से जलन महसूस होने लगी थी। अचानक उसे लगता है जैसे उसका दिल खाली हो गया है। मयूरी मीट खाते हुए नदी किनारे बैठी थी। छोटे पक्षी में फैट ज्यादा होता है और जब वो उसका एक टुकड़ा खाती है तो वो गलती से उसके ऊपर तेल का छींटा गिर जाता है। वो बहुत आलसी थी, इसीलिए वो मयूर को उसके कपड़े साफ करने को बोलती है। वो बोलती है, जल्दी से मेरे कपड़े साफ करो। एक कपड़ा जिसमें से खाने की खुशबू आ रही थी वो निया के मुंह पर आकर गिरता है। उसमें से एक पंख निया की आंखों पर लगता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने हाथ को ऊंचा करके उस एनिमल स्किन को अपने मुंह से अलग करती है और फिर खड़ी हो जाती है। निया वो कपड़ा मयूरी पर फेंक देती है और फिर तेज चीखकर मयूर के पीछे छुप जाती है। वो कपड़ा पानी में गिरता है और जल्दी से डूब जाता है। निया के अचानक से ऐसे फूटने पर मयूरी और मयूर थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। वो मयूर की बाहों में छुप जाती है और वो सबसे पहले झटके से बाहर आ जाती है। मयूरी उस पर इल्जाम लगाकर नदी की तरफ इशारा करके बोलती है, वो मेरे सबसे पसंदीदा कपड़े थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नदी में फेंकने की। एक हाथ में मयूरी को पकड़कर मयूर उसका चेहरा देखता है और फिर लंबे कदमों से निया की तरफ जाता है। फिर वो निया को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना ही उसे खींचते हुए नदी की तरफ ले जाता है। मयूर बोलता है, नदी में जाओ और उसके कपड़े निकाल कर लाओ। वो निया की पीठ पकड़ता है और उसके मुंह को जबरदस्ती पानी में डाल देता है। निया का सबसे पहला काम पेट को बचाना था। वो अपना एक हाथ पेट पर रखती है और दूसरे हाथ को जमीन पर दबाकर वजन कम करने की कोशिश करती है। निया पानी में सांस रोककर अपने सर को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश करती है। उसके भूरे बाल पानी में सीवीड की तरह फैल गए थे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जब मयूर अपने हाथ के नीचे पावरलेस संघर्ष को देखता है तो उसे भी दया आ जाती है। वो अपनी ताकत कम कर देता है। फिर वो पलटकर मयूरी की तरफ देखता है। वो उसके चेहरे के भाव देखता है तो बिल्कुल स्पष्ट थे। वो चाहती थी कि मयूर निया को अच्छा सबक सिखाए। उसका दिल पत्थर का था। फिर वो निया का मुंह और चेहरा और भी गहराई में डुबो देता है। फिर जब निया अपनी सांस नहीं रोक पाती तो वो अपने पेट पर से हाथ हटा देती है और मयूर की पीठ पकड़ लेती है। उसके बाद थोड़ा ऊपर होकर उसके लंबे बाल पकड़कर उसे आग में ढकेल देती है। एक छपाक की आवाज के साथ मयूर पानी में गिर जाता है। निया भी अपना बैलेंस खो देती है और वो भी अंदर गिर जाती है। मयूर! मयूरी चिल्लाती है। फिर निया और मयूर भी एक के बाद एक अपना मुंह बाहर निकाल देते हैं। मयूर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। एक लड़की ने उसे धक्का दे दिया। अगर ये चीज बाहर आ गई तो लड़कियों के सामने उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। वो प्रार्थना करता है कि इसकी वजह से मयूरी उससे नफरत न करने लगे। लेकिन फिर भी निया में बहुत ताकत थी। क्या उसके पति ने जो ताकत उसे दी थी, निया ने उसी का इस्तेमाल किया? लगता है उसका साथी भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब मयूर निया की तरफ देखता है तो उसके एक्सप्रेशन ठीक हो उससे पहले वो भौचक्का हो जाता है।
निया के बाल जो पानी में गीले हो गए थे वो उसके गोरे चेहरे पर चिपक जाते हैं। एकदम अलग काले और सफेद का मिलन उस दृश्य को अतुल्य बना देता है। निया के चेहरे पर अभी भी पर्पल निशान थे, लेकिन उसके चेहरे के पानी में जाने की वजह से वो बहुत ही फीके हो जाते हैं। उन निशानों के बिना उसके पतले चेहरे की सुंदरता सबके सामने आ जाती है और उसके चेहरे के नाजुक और सज्जन फीचर्स भी साफ हो जाते हैं। उसकी नीचे झुकी हुई आंखें मोरों की तरह मनमोहिनी तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत पवित्र और साफ थी। उनमें बच्चों की तरह मासूमियत थी। अगर एक बार कोई उन्हें देख ले तो वो अपनी नजरें नहीं हटा सकते हैं। मयूरी किनारे पर खड़े होकर बोलती है, मयूर, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? वहां खड़े होकर उसे निया का सर पीछे से ही दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयूर के एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लग रहे हैं। निया के चेहरे को देखकर मयूर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसकी बॉडी हिलना तक भूल गई थी। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुले आसमान में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य गैस ने निया को घेर रखा था। फिर जब निया अपनी शक्ति खोकर नदी में गिर जाती है, तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और निया को पकड़ता है। निया, इतनी कोमल लड़की को अपनी बाहों में पकड़कर उसे ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रहा है। वो सावधानी से निया की स्किन पकड़ने जाता है, जिस पर अभी भी थोड़े से पर्पल निशान थे। जैसे ही उसका हाथ वहां लगता है, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है और उसका सुंदर चेहरा दिखाई दे जाता है। मयूर उसका पीलापन नहीं देख पाता है, वो तो पूरी तरह से उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। उसे लग रहा था कि निया की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो भी सुंदर और सपने की तरह लग रहे थे। एक मिनट, आंसू? क्या वो रो रही थी? फिर मयूर अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो बोलता है, निया, मुझे माफ कर दो। मयूर अपने दिल में खुद को बहुत डांटता है। वो पागल हो गया था। वो इतना दुखी हो जाता है कि वो रोने लगता है, लेकिन मयूर को वो भी नहीं पता चलता है। निया उससे छूटने के लिए कोशिश करती है। फिर वो अपना सर नीचे करके घबराकर अपने हाथों को देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो नागाल की ताकत इस्तेमाल करके मयूर को पानी में गिराना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने जिराज की ताकत क्यों इस्तेमाल की? जिराज की सबसे बड़ी ताकत उसकी फुर्ती है। अगर जो ताकत उसने लगाई थी वो नागाल से कम नहीं होती तो वो पानी में भी नहीं गिरती। क्या ये इसी वजह से था क्योंकि नागाल को कुछ हो गया था? जब उसको ये ख्याल आता है तो वो नदी के अंदर झांकती है। उसकी आंखों से बड़े आंसू नदी में गिरते हैं। लेक का पानी बहुत साफ था, इतना साफ कि निया के पैरों पर बना टैटू भी उसमें साफ दिखाई दे रहा था। मयूर फिर निया को उठा लेता है और चिंतित होकर बोलता है, चलो, मैं तुम्हें अभी किनारे पर छोड़ देता हूँ। मयूरी बोलती है, तुम इससे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत शक्की थी। वो इतनी तेज थी कि किसी के कान में चुभ जाए। वो किनारे से आ रही थी। मयूरी आगे बोलती है, मेरे कपड़े अभी भी पानी में ही हैं, उन्हें जल्दी से बाहर निकालो। अगर तुम और देर करोगे तो वो गुम जाएंगे। वैसे मयूरी को पता था कि मयूर ये सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे दूसरे के साथ इतना अच्छा देखकर उसके दिल में कुछ अजीब फील हो रहा था। उसे बेचैनी भी हो रही थी। निया अपने चोक गले से बोलती है, यहाँ से निकल जाओ। वो मयूर का सामना गुस्से से करना चाहती थी, लेकिन उसका गला चोक था, तो वो आवाज दुखी की तरह निकलती है। मयूर की चेस्ट को जोर से धकेलने के बाद वो फिर नीचे उतरने के लिए लड़ाई करती है। कुछ लोग वो शोर सुनकर उस तरफ दौड़कर आते हैं। एक बोलता है, क्या बात है? दूसरा बोलता है, हे भगवान, ये लड़की पानी में गिर गई थी। अगला बोलता है, ये तो प्रेग्नेंट है, कोई इसे किनारे पर ले आओ। सभी लोग दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे थे। मयूर निया का चेहरा अपने चेस्ट में दबा लेता है। जब निया जोर लगाकर अलग होने की कोशिश करती है तो मयूर तेज आवाज में बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि सभी लोग तुम्हारा असली चेहरा देख लें? निया फ्रीज हो जाती है। फिर वो अपने चेहरे को छूती है। इस वक्त उसका कोई मूड नहीं था कि वो अपना गंदा चेहरा देखकर सबको बेवकूफ बनाए, और उसे अपने असली चेहरे की सबके सामने आने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन फिर भी दूसरों से बचाने के लिए मयूर के ऑफर को मना नहीं करती है। वो सिसकियां ले रही थी। फिर मयूर निया को अपनी बाहों में लेकर किनारे पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं, अचानक निया को ऐसा फील होता है जैसे उसका पैर झुलस गया है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है। वो बोलती है, मुझे छोड़ दो। मयूर उसे और भी तेजी से पकड़ लेता है। वो बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मयूरी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो जो देख रही थी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके आसपास खड़े लोग भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन अब एक बात पक्की थी कि मयूर जिस लड़की का पीछा करेगा वो उसके हाथ में ही थी।
क्योंकि आदमी हमेशा ही जिस लड़की को पसंद करते हैं उससे इसी तरीके से बात करते हैं। अभी उनकी ओर 10 से ज्यादा मोरों की आंखें थी। मयूरी को भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। एक जोरदार करने के बाद वो पलटकर वहां से भाग जाती है। मयूर जब उसे नहीं छोड़ता है तो उसके दिल में बेचैनी होने लगती है। अब जब वो लोग किनारे पर पहुंच गए थे और निया भी बिल्कुल ठीक थी, तो अब मयूर को उसे नीचे उतारना ही पड़ता है। अब उसके पास निया को पकड़कर रखने का कोई बहाना नहीं था। जैसे ही निया जमीन पर उतरती है तो वो नदी किनारे बैठ जाती है और अपने पैर पानी में डाल देती है। जब निया के पैरों में ठंडा पानी लगता है तो उसे और भी आराम मिलता है। वो रोते हुए मुस्कुराती है। नागाल को पानी बहुत पसंद था, तो निया ने जब उसके साथी के निशान को पानी में डाला तो क्या ये उसे महसूस होगा? धीरे धीरे सभी पशु मानव वहां से जाने लगते हैं और उनकी तरफ निया की पीठ थी, तो वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। सिर्फ मयूर ही घबराया हुआ किनारे पर खड़ा था। उसके एक्सप्रेशन घबराने और पछतावे दोनों के ही थे।